हेलो बच्चों, तो आज हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे आपको हिंदी में। भारत में राष्ट्रवाद, इतिहास को समझने के लिए यह रूप बहुत ही बड़ा है। जैसा कि हमें पता है कि अंग्रेजी शासन से पहले भारत बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली विकसित देश हुआ करता था। यह वह समय था जब भारत गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत में और भी कई शासकों का शासन हुआ करता था। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वह अपनी आर्मी बढ़ाने लगी और जिससे फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे भारत को अपना पूरा कब्जा कर लिया। अब हम आते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। भारत में किसका शासन हुआ करता था? अंग्रेजों का। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की रक्षा व्यय खर्चों में भारी इजाफा हुई और इसकी भरपाई कर्ज के लिए ब्रिटिश कंपनी ने करों में वृद्धि कर दी। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर आरंभ कर दिया गया, जिसकी वजह से भारतीय लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हर वस्तु की कीमत दुगनी हो चुकी थी। गांव में सिपाहियों का जबरन भर्ती करवाया गया, जिसमें वह प्रमुख पंजाब था। यह वही समय था जब फसल की बर्बाद हो चुकी थी और खाने की सामग्री में भारी कमी आ गई थी। इसी वजह से फ्लू की महामारी फैल गई, जिसमें 120 से लेकर 130 लाख लोग मारे गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद लोगों के अंदर उम्मीद जागी कि सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है कि सत्याग्रह वो क्या है, उससे के विचारों से आपका क्या मतलब है, क्या अर्थ है उसका, वो आपको बताना है। सत्याग्रह के विचारों से सत्य की आग्रह, सत्य से के लिए आग्रह करना मतलब होता है सत्याग्रह। सत्य की राह पर चलना सत्याग्रह कहलाता है। सच्चाई होती है। यदि संघर्ष अन्याय के खिलाफ हो तो अहिंसात्मक रूप से भी हम इसकी जीत को सकते हैं। इसमें शारीरिक बल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। गांधी जी पेशे से एक वकील थे। गांधी जी अपना सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, जो कि रंग भेद के ऊपर था, जिसे इंग्लिश में रेशियल कहते हैं। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। इससे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी थे। इससे पहले गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, भारत की रूपरेखा को पूरी तरह से बदलने का प्रयत्न किया। भारत में गांधी जी को अपना सत्याग्रह 1916 में किया, जो कि बिहार के चंपारण में हुआ था। यह सत्याग्रह दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, जिसको किसानों के संघर्ष के लिए किया गया था। 1917 में गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए आवाज़ उठाई। खेड़ा जिले के किसान अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, क्योंकि फसल की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और महामारी ने भी उनकी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई। 1919 में रॉयल एक्ट लागू किया गया, जिसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है काला कानून क्या होता है? जो रॉयल एक्ट आया था उसको काला कानून से नाम से भी जानते हैं, और कब आया था? 1919 में। इस कानून के अतिरिक्त सरकार राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहती थी। बिना मुकदमा चलाए लोगों को 2 साल तक जेल में बंद रखने का अभियान मिल गया था। महात्मा गांधी अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। काले कानून के विरोध में लोगों ने दुकान बंद कर दिया, रैली और जुलूस निकाला, लोग हड़ताल पर चले गए। अमृतसर में सारी स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंद लगा दिया गया। गांधी जी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पुलिस ने अमृतसर शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दिया। इसके बाद लोग बैंक, डाकखाने, रेलवे स्टेशन इन सब हमला करने लगे, जिस पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके लिए अंग्रेज़ों ने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुखिया बना दिया जाता है। जो अफसर होते हैं उनको सरकार का मुखिया बना दिया जाता है। इस समय यह पद जनरल डायर को मिला था। उस समय जो ये पद मिला था किसको? जनरल डायर को मिला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इस समय यह पद जनरल डायर को मिला था।
जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में लोग एकजुट हुए। मैदान चारों तरफ से बंद था और इलाके में मार्शल लॉ लगा हुआ था। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ बंदूक ताने वहां पर तैनात था। जैसे ही भीड़ इकट्ठा हुई, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चला दिया। सैकड़ों लोग मारे गए। अंग्रेज सिर्फ यही चाहते थे कि भारतीय अपना कायम रख सके, परंतु भारतीय लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। 1922 में चोरी चौरा कांड में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1919 में छपी। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में छपी। गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, परंतु अगर भारतीय अपना सहयोग वापस ले ले तो ब्रिटिश शासन 1 साल के भीतर ही यहाँ रह जाएगी। और इसी सोच के साथ गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी सभी को लोग एकजुट करना चाहते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि एक राजनीतिक नेता थे, उनका नाम भी सहयोग में मिला। आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी जुड़ गया, क्योंकि इस समय खलीफा इस्लामिक विश्व का मुख्य था। और 1921 में महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की एक मांग थी कि स्वराज, लक्ष्य, स्वतंत्र। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और शिक्षक प्रधानाचार्य ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। विदेशी कपड़ों को जला दिया गया। विदेशी सामानों को खरीदना बंद कर दिया गया। इन सब को देखने के बाद लोग ऐसा लग रहा था कि आंदोलन लगभग सफल हो जाएगा, लेकिन कई जगह यह पर आंदोलन धीमा पड़ने लगा। कारण क्या था उसका? खाकी कपड़े महंगे होते गए थे। शिक्षक और विद्यार्थियों के स्कूल में लौटना शुरू कर दिया था। वकील दोबारा अदालत में दिखने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह खत्म हो गया। ज़्यादातर लोग खेती के लिए काम करना आरंभ कर दिए थे और बेगार नियम का पालन करना पड़ता था। बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू जी ने किसानों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें बेकार अवस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया गया। लगान काम किए जाए। दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। महात्मा गांधी जी के संदेश में स्वराज के विचार असहयोग आंदोलन के बाद आदिवासियों के कुछ मतलब निकाला और कई स्थानीय नेता ने लोगों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब जमीन गरीबों बांटी जाएगी और किसी को भी अपना लगान नहीं भरना पड़ेगा, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। इससे साफ पता चलता है गांधी जी के बाद किसानों पर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बगानों में स्वराज। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बाहर निकाल दिया गया। बगानों में स्वराज। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह कानून खत्म होना बहुत आवश्यक था। बागानों में काम करने वाले लोगों को यह लगने लगा कि अब वह बाजार जा सकते हैं और उन्होंने अपने घर जाना आरंभ कर दिया। उन्हें लग रहा था गांधी राज स्थापित हो चुका है, परंतु रेलवे स्ट्रॉक की हड़ताल के कारण वह रास्ते में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर अत्याचार किया, परंतु 1922 में चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन वापस लेने के महात्मा गांधी के निर्णय की कि आंदोलन में करने से पहले लोगों को समझाना, पढ़ाना, आंदोलन का लक्ष्य बताना, क्षेत्र की आदि के विषय में बताना है किस क्षेत्र से हम होकर जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के वापस लेने के बाद लोगों ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश का विरोध करना है तो हमें प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होगा। C.R. दास, मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी में सहयोग दिया क्योंकि यह सभी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 मुख्य कारण थे। पहला है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का असर पहला कारण बना। कृषि उत्पादन की कीमतों में 1926 में गिरने लगी और 1930 में पूरी तरह से धराशायी हो गई। उत्पादों की मांग में गिरावट आने के कारण निर्यात कम होने लगा। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ चुका था। सरकार ने कर में कोई कमी नहीं करी, इसी कारण गरीब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। साइमन कमीशन का दूसरा बना।
इसी आंदोलन के जवाब में ब्रिटेन में एक नई सरकार वैधानिक सहयोग आयोग का गठन किया। इस आयोग में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देना था। इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं था। यह आयोग कमीशन स्वराज की संकेत में भी नहीं कर रहा था, परंतु भारतीय का लक्ष्य स्वराज था। इन्हीं सब कारणों के साथ भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, परंतु भारतीयों ने इसका विरोध किया। लाहौर में पुलिस ने भारतीय लोगों का लाठीचार्ज किया जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। इस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय को स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी मृत्यु हो गई और इन्हीं कारणों से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन और विरोध किया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के लॉर्ड इरविन के सामने महात्मा गांधी ने 11 मांगें रखी, जिसमें से नमक का कर खत्म करना है, स्वराज कर को कम करना, और इरविन ने सारी मांगों को इनकार कर दिया। और महात्मा गांधी ने फिर एक पत्र दोबारा लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि 11 मार्च 1930 तक अगर उनकी सभी मांगें पूरी नहीं हुई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर देंगे। परंतु इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और नए तरीके के साथ महात्मा गांधी इस बार देश के पहले एकता में बांधने का प्रयास किया। एकता को प्रारंभ होने के लिए उन्होंने नमक का इस्तेमाल किया, क्योंकि नमक का इस्तेमाल सभी करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सब कर चुके हैं। कानून के रूप में कोई प्राइवेट कंपनी नमक नहीं बना सकती है। महात्मा गांधी ने इसी कानून को तोड़ने का सबसे पहला फैसला लिया और उन्होंने दांडी यात्रा आरंभ किया। 78 विश्व स्तर वॉलंटियर रॉक के साथ महात्मा गांधी ने यात्रा आरंभ किया। यात्रा 240 किलोमीटर दूर दांडी नमक गुजरात के कस्बे से जाकर ख़त्म होती है, जो साबरमती गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में उन्होंने अपने विचारों का प्रसार किया, क्योंकि वह चाहते थे कि आंदोलन ज़्यादा शक्तिशाली हो, और धीरे धीरे आंदोलन शक्तिशाली होता गया। फिर धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में अवैध तरीक़ों से नमक बनाया गया और धीरे धीरे सभी लोगों ने नमक पर कर देना बंद कर दिया। यह आंदोलन शक्तिशाली होता गया और अंग्रेजों ने तभी नेताओं ने जेल में डालना प्रारंभ कर दिया, तभी इस आंदोलन को रोक सकें। जो चाहते थे कि ये अगर हम सबको नेताओं को गिरफ्तार कर लेंगे तो ये आंदोलन रुक सकता है। महात्मा गांधी ने समर्पित अप्रैल 1923 में अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण लोग पुलिस को गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आए। बहुत लोग मारे गए। महीनों तक जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, सोलापुर के मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगर पालिका भवन, अदालतों, रेलवे स्टेशन में हमला कर दिया। जुलूस पर हमले किए गए, औरतों बच्चों को मार दिया गया, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। यह सब देखते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1933 को इरविन के साथ गांधी जी ने एक समझौता किया कि हस्ताक्षर किया कि इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी यह सब रोकना चाहते थे, सभी लोगों को रिहा कराना चाहते थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि एक सभा कांग्रेस पार्टियों और मेरे बीच हो, ताकि सभी मिलकर कुछ नए तरीकों पर ला सकें। इसके बाद लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन गठित किया गया, जिसमें महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू गई, परंतु भारत के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया गया और वह निराश ही वापस लौट आए और अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया। 1934 के बाद आंदोलन धीरे पड़ने लगा और इसके बाद लोगों ने अपना सहयोग करना बंद कर दिया। सामूहिक अपनेपन का भाव। राष्ट्र भाव के विकास में 2 कारण होते हैं। पहला है संयुक्त संघर्ष, और संयुक्त संघर्ष के कारण 19वीं और 20वीं सदी में जितने भी आंदोलन शुरू हुए थे, समुदायों ने मिलकर भाग लिया और इसी एकता की वजह से संयुक्त संघर्ष पूरे भारत में फैले। सांस्कृतिक प्रक्रिया के कारण 20वीं सदी में भारत में गीत, प्रतीक, रूपक आदि बहुत आदि सारी चीज़ों का निर्माण किया गया। वह सभी सांस्कृतिक से जुड़े हुए थे। उदाहरण के लिए अगर भारत माता की तस्वीर रूपक का निर्माण चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, जो यह दर्शाती है कि भारत माता हमारी मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि की स्वतंत्रता सुरक्षा करना हमारा धर्म है। मातृभूमि की स्थिति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा और विभिन्न तरह के आंदोलनों में इस गीत को गाया गया। इस गीत पर एक कविता लिखी, उस गीत का नाम बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया।
भारत का तिरंगा। स्वदेशी आंदोलन के बाद बंगाल में एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। इस झंडे में ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करके कमल का फूल दिखाया गया और हिंदू मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र भी बनाया गया। इस सब के दौरान गांधी जी ने भी अपना स्वराज झंडा तैयार कर लिया जिसका रंग सफ़ेद, हरा और केसरी था। इस तिरंगे झंडे के मध्य में जो गांधी जी का चरखा है वह प्रतीक होता है, स्वावलंबन प्रतीक करता है। यह झंडा सभी जुलूस में थामे चलना शासन के प्रति एक अवज्ञा का संकेत देता है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। जो अगला चैप्टर है वो आपको जल्द ही वीडियो इसकी मिल जाएगी। धन्यवाद।